हाँ, कहाँ तक हुआ था बच्चे पिछले क्लास? सर ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के हो गया था। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। अच्छा, उसके बाद देखना ऑक्सो सर एसिड ऑफ ऑक्सी या ऑक्सो ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का ऑक्सी एसिड। तो क्लोरीन का जो मेन एसिड होता है उसको बोलते हैं HClO3। इसका नाम भी पता होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल देंगे। क्लोरस। क्लोरास एसिड। हाँ, हाई, हाँ क्लोरस है, क्लोरस एसिड दैट इज HClO3 O2। इससे और एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। हाइपोक्लोरास। हाँ, हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस दैट इज HClO। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है HOCl, एक ही चीज है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको तो इसी तरह लिखा जाएगा। और इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। पार्क्लोरिक। इसको ना, परक्लोरिक। हाँ पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। तो ये सब में जितने दिख रहे हैं ना, ये सब में एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब ये सब क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है, अगर इसी से शुरू करता हूँ तो एक देखो, सेंट्रल एटम क्लोरीन, जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना उसको ऑक्सीजन से जोड़ दो, ये ऑक्सीजन से जोड़ दिया देखो, एसिडिक हाइड्रोजन। दो ऑक्सीजन और बचा है, अगर कॉर्नर में तो डबल बॉन्ड कर देना, डबल बॉन्ड। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसमें देखो टोटल कितना बॉन्ड बनाया है, 5 बॉन्ड बनाया है, तो एक लोन पेयर भी इसके ऊपर होगा। इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर देखो, क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन है। HClO HClO का सर नाम क्या है? HClO को हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो देखो एक ऑक्सीजन यूज हो गया, एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है, उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं तो 4 पड़े होंगे, टोटल 7 होते हैं। तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर होगा इस क्लोरीन के ऊपर। सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो ये क्लोरीन है, यही एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसको ऐसे जोड़ देंगे, OH, OH हो गया। यहाँ पर देखो 3 लोन पेयर होंगे इसके ऊपर। सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड का, पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो सर 1 मिनट मिटाइए मत। हो गया सर। उसके बाद हम लोग ना ल्यूइस थ्योरी लिखो, ल्यूइस थ्योरी, ऐसे पढ़ लो ल्यूइस थ्योरी, ल्यूइस थ्योरी। तो ल्यूइस थ्योरी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखिए पहले समझ लो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये ल्यूइस थ्योरी ये बोलना चाहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स। और एटम जो होंगे ना, ईच एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, दे विल पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट, क्योंकि वो एटम उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा।
अगर हाइड्रोजन होगा तो उसका डिप्लेट कंप्लीट होगा, हाइड्रोजन होगा तो डिप्लेट कंप्लीट होगा। तो लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कॉमा कॉमा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, covalent bond is formed between the atoms according to this theory, according to this theory, comma covalent क्या क्या हुआ? क्या हुआ, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, आप हाँ, बता तो रही है। लिखो ना हाँ सर। according to Lewis theory, comma covalent bond is formed between atoms, between atoms, full stop, such that each atom complete its octet, each atom complete its octet, complete its octet, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि अपना क्या कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, डुप्लेट। ड्यूप्लेट। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और वहां पर लिख लेना है कि हाइड्रोजन अपना क्या करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट। हाँ, यहाँ पर और ध्यान रखना है, इस थ्योरी में ये भी ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू दिस ल्यूइस थ्योरी, ये जो वैलेंस, किसी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दे विल पार्टिसिपेट इन पेयरिंग ऑफ। सर ये मेरा कनेक्शन बहुत ये हो गया था सर, सुनाई नहीं अच्छा, दिया। फिर से बोल देता हूँ, फिर से अकॉर्डिंग टू ल्यूइस थ्योरी, कॉमा covalent bond is formed between the atoms such that each atom complete its octet, ब्रैकेट में लिखना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि अपना डिप्लेट कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन अपना क्या करते हैं, डिप्लेट कंप्लीट करते हैं। ये चीज और ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू ल्यूइस थ्योरी, इनका ये भी बोलना था कि एटम जो होते हैं, एटम हमेशा एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, valence electron of an atom will participate in bonding। देखो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं बनाना सिखा दिया था, लगभग एक क्लास से ज्यादा मैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर पर काम किया। उसके बाद आगे आते हैं, इनका लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ, लिखिए लिमिटेशन ऑफ ल्यूइस ऑक्टेट या ल्यूइस थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ ल्यूइस थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ ल्यूइस थ्योरी, पहला लिख लीजिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट कंपाउंड, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट कंपाउंड। अब ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं बताओ, हाइपोवैलेंट कंपाउंड जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, BF3। ऑक्टेट पूरा नहीं होता, जैसे ऑक्टेट पूरा जिनका नहीं होता, ऑक्टेट जिसका पूरा नहीं होता है, ऐसा कंपाउंड जिनमें जैसे 8 LiCl, इलेक्ट्रॉन से कम है। हाँ, जिनमें 8 LiCl, LiCl, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो लिख लीजिएगा कंपाउंड, लिख लो कंपाउंड हैविंग, हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम हाइपोवैलेंट कंपाउंड बुलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल बहुत सारा हाइपोवैलेंट कंपाउंड है जो कि एग्जिस्ट BF3 करते हैं। हाँ, पहले आते हैं कि करके, जैसे देखो BH2,
बेरिलियम हाइड्राइड, इसके पास देखोगे तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद और देखो, जैसे बेरिलियम का हो गया, जैसे BeCl2, BeCl2 यहाँ पर भी देखोगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। BeCl2 जैसे हो गया BF2, ये भी यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन देखोगे। तो ये सब कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे यहाँ पर भी देखोगे BH3, BH3 में भी देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। और भी बहुत सारा कंपाउंड देखो, बताता हूँ, जैसे BF3, BCl3, BBr3, BI3, ये सब भी क्या है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। इन सब में क्या देखोगे आप कि इन सब में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और भी कुछ नाम बताऊं, ध्यान रखिएगा। AlCl3, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा करते हैं। AlF3 इज नॉट ए हाइपोवैलेंट कंपाउंड। AlF3 बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। बट इसके छोड़कर जो और है ना, AlCl3, AlBr3 और AlI3, ये सब कैसे हैं, ये सब आपके कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, ये कंपाउंड। बट ये कंपाउंड नहीं है, AlF3 AlCl3। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कोवैलेंट कंपाउंड है और इनके वैलेंस शेल्स में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बट AlF3 जो है ना, AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, Al3+ में और 3F- में टूट जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये क्या है, हम लोग, इट इज नॉट एन हाइपोवैलेंट कंपाउंड, इट इज नॉट एन हाइपोवैलेंट कंपाउंड। याद रखना है कि AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए हाइपोवैलेंट कंपाउंड नहीं है। बट AlF3 को छोड़कर जो रिमेनिंग है, दे आर कोवैलेंट कंपाउंड। सर वो Al3+ और ओ क्या लिखा है? 3F-, 3F-, ठीक है। Al3+ और 3F-। इसलिए Al3+ हो गया तो टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,8 होगा। मतलब ये नियॉन जैसा हो गया, नियॉन जैसा हो गया, इसलिए इस एल्युमिनियम का कंप्लीट ऑक्टेट है। तो AlF3 एक आयनिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ पर और जैसे ध्यान रखिएगा, यहाँ भी इसे बता देता हूँ, AlCl3 जो अनहाइड्रस है ना, अनहाइड्रस, ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। अभी से ध्यान रखिएगा, ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड। बट AlCl3 एक्वस, अगर AlCl3 को पानी में डाल दे तो इट विल बिहेव एज ए कोवैलेंट, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। मतलब ये भी क्या होंगे, आपका Al3+ और 3Cl- में टूट जाएंगे। तो एनहाइड्रस AlCl3 एक कोवैलेंट कंपाउंड है, बट एक्वस AlCl3 इज एन कोवैलेंट कंपाउंड, एक्वस AlCl3 इज एन आयनिक कंपाउंड। तो पहला लीव्स थ्योरी का लिमिटेशन क्या था कि इनके अकॉर्डिंग जिनके आउटर मोस्ट सेल में बॉन्डिंग बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। बट यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग देखें जिनका आउटर मोस्ट सेल में हाइपोवैलेंट होता है। हाँ, हाइपोवैलेंट कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इसलिए ये हम लोग बोलते हैं दीज आर द लिमिटेशन। दूसरा दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपरवैलेंट कंपाउंड, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपरवैलेंट कंपाउंड। हाइपरवैलेंट कंपाउंड में लिख लीजिएगा, कंपाउंड हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, कंपाउंड हैविंग मोर देन
PCl5 हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स है। कंपाउंड हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन दैट आर कॉल्ड हाइपरवैलेंट कंपाउंड। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। जैसे देखिए एग्जांपल PCl5, PCl5 यहाँ पर देखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। इसी 10 तरह और electrons। बताओ, हाँ SF6 टोटल देखोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इसी तरह और देखोगे IF7, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर देखोगे टोटल 14 electrons। हाँ, तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द लिमिटेशंस अकॉर्डिंग टू द लीज ऑक्टेट रूल या लीज थ्योरी। फिर उसके बाद लिखेंगे थर्ड वन, अगर ये हो गया तो existence Yes, sir। of odd electron molecules, existence of odd electron molecules, existence of odd electron molecules, existence of odd electron molecules। odd electron molecules जैसे देखिए आपको पता होगा NO, NO एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसके बीच बॉन्डिंग बनाओगे ना तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑड तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होने के बावजूद भी एग्जिस्ट करते हैं, तो दिस इज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ लीस्ट ऑक्टेट थ्योरी। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं, NO2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं दिस वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसी तरह होगा। यहाँ पर भी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन देखोगे आप। इसी तरह और एक ध्यान रखिएगा एग्जांपल, दैट इज ClO2। ClO2 इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर 4 3 7 4 8 10 11, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस भी होता है और ये स्टेबल भी होते हैं, तो ये भी लीव्स ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन। उसके बाद देखो, उसके बाद चौथा, देखिए चौथा, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपाउंड ऑफ जीनोम। एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपाउंड ऑफ जीनोम या एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ जीनोम, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ जीनोम। तो जीनोम के भी कुछ कंपाउंड देखने को मिलते हैं, जैसे XCO3, XCO3, जैसे और मैं बोलूँ XCO4 4 2 6 2 8। हाँ, फिर इसी तरह और भी देखो XCO2 F2, और भी बहुत सारा कंपाउंड्स देखने को ऐसा मिलता है। और भी जैसे मैं बोल दूं XCF2, XCF4, XCF6, ये सब कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया तो 8। तो यहाँ पर भी देखोगे कितना, 3 6 6 12 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी इसी तरह आप निकाल सकते हो हर एक का। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू लीव्स ऑक्टेट रूल, जनरली जेनॉन जो कि एक इनर्ट गैस है, नोवेल गैस है, कंपाउंड्स नहीं बनाना चाहिए। बट यहाँ पर क्या देखा, इनके जेनॉन के, नोवेल गैस के भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो जिनको ये रेफरेंस लिए उन्हीं का कंपाउंड्स पाया जाता है, तो ये भी इनका लिमिटेशंस है। तो दीज ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ लीव्स ऑक्टेट रूल। लीव्स ऑक्टेट रूल का ये सब कुछ लिमिटेशंस है।
उस पर आगे बढ़ते हैं, लिखिए फॉर्माइल चार्ज। फॉर्माइल चार्ज तो फॉर्माइल चार्ज में लिख लीजिए, लिखिए इन पोलीएटॉमिक इन पोलीएटॉमिक, लिखो इन पोलीएटॉमिक आयंस, इन पोलीएटॉमिक आयंस, इन पोलीएटॉमिक आयंस, पोलीएटॉमिक आयंस, आयन कॉमा नेट चार्ज on in polyatomic ions, comma net charge is present on, net charge is present on whole molecules or ions. Net charge is present on whole molecules or ions, whole molecules and ions, and to determine the charge on individual atom, and to determine the charge on individual atom, and to determine the charge on individual atoms, comma concept of formal charge is used. Concept of formal charge are used. जैसे क्या बोला जा रहा है इसको समझे, कि जैसे यहाँ पर कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन में पूरे 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 मोलिक्यूल्स या आयंस के ऊपर माइनस चार्ज है। अगर मुझे कार्बन के ऊपर चार्ज निकालना है, इंडिविजुअल एटम पर चार्ज निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, FC। रुक जाओ इंक आ रहा है, रुक जाओ।
हाँ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज आर यूज। जैसे यहाँ पर समझे कि फॉर्मल चार्ज का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है? दैट इज क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस number of unshared electrons, number of unshared electrons minus 1/2 number of bond formed by that atom। या इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर भी बोल सकते हैं। बॉन्डेड पेयर, कितना बॉन्ड बना रहा है वो एटम, कैसे समझ जाओगे यहाँ पर, पहले ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे देखो, अभी फॉर्मल चार्ज हम लोग को निकालना है, कोई कंपाउंड ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर, कार्बन डाइऑक्साइड पर हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, तो इसको 1 बोल देते हैं, इसको हम 1 बोल देते हैं, और ये 2 बोल देते हैं, और इसको 3 बोल देते हैं। तो इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज निकालना है, इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज किस ऑक्सीजन पर? ऑक्सीजन 1 पर निकालना है। तो देखो, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 6 होता है। माइनस कितना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? कितना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? तो हम बोलेंगे 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। माइनस कितना बॉन्ड बनाया है? तो ये 2 बॉन्ड बनाया है, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है। तो क्या करेंगे? 2/2, 2/2। अच्छा, नंबर ऑफ बॉन्ड, यहाँ पर सर इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग नंबर में ऑफ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हाँ, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय दैट एटम, या नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इतना सिंपली। ये थोड़ा गलती हो रहा है। नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय दैट एटम और नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कितना है? देखो, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है, सॉरी 4। ये 2 बॉन्ड बनाया मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4/2। ये कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह किसी का भी अगर कार्बन का निकालना चाहता है, ऐसे भी देखो, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, तो ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आप इसका स्ट्रक्चर से ही बता दे वो किसके ऊपर कितना चार्ज है। आपको अगर लीस्ट स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप एक्चुअली बता देंगे, ये तो दिख रहा है कि इस पर भी 0 चार्ज, इस पर भी 0 चार्ज, इस पर भी 0 चार्ज। तो ये फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए फॉर्मूला बता दिया आपको। फिर देखो, अगर हमको कार्बन पर लगाना है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखो, कार्बन के वैलेंस शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि 0 है, माइनस कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 8/2, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह देखो, अब अभी हमको कार्बोनेट का बनाना है, कार्बोनेट, या कार्बोनेट के पहले ओजोन देखो, ओजोन पर हमको निकालना है कि ओजोन पर ईच एटम पर कितना चार्ज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर पहले बनाओ। देखो, 3 ऑक्सीजन होता है, 3 ऑक्सीजन। आप क्या करो ना, एटम का ऑक्टेट पूरा करो, चार्ज मत आगे देना, और एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करो। जैसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इसी तरह इसका ऑक्टेट कंप्लीट करोगे तो ये कितना हो गया? देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करोगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं हुआ है, ऐसे लिख दिया। अभी हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 पर चार्ज निकालना है। तो हम फॉर्मल चार्ज 1 पर अगर निकालेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 1 पर 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस, देखो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4। कितना बॉन्ड बनाया है भाई साहब? 2 बॉन्ड बनाया, तो 4 इलेक्ट्रॉन है बाई 2। नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ना, तो टोटल 4 हो जाएगा ना, ये बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 2 पर निकालोगे तो क्या जाएगा? 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? तो हम बोलेंगे 6 है, माइनस 6 माइनस 6 मतलब कितना बॉन्ड बनाया? तो बोलेंगे 1 बॉन्ड बनाया।
तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 2/2 कितना जाएगा बताओ? -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह फॉर्माइल ये वाला ना, ये 3 का निकल गया, ये 3 का निकला था। फॉर्माइल चार्ज अगर ऑक्सीजन 2 पर निकालेगा तो 6 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो कितना अनसेड इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे 2 माइनस कितना बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड इधर बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन बाय 2 कितना जाएगा, देखो कितना जाएगा, +1 आ जाएगा। तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, और मैं बताया भी था कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्लेस इनटू कोवेलेंट बॉन्ड, और जो देने वाला है प्लस और लेने वाला है माइनस। अब देख भी रहे हो कि 3 पर -1 चार्ज आया और बीच वाला पर +1 चार्ज आया है। इसी तरह आप कार्बोनेट आयन पर निकालो, देखो ये कार्बोनेट आयन होता है। तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्टेट पूरा कर लो। ये इसके वैलेंस शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 बॉन्ड बना देते हैं, एक बॉन्ड हो गया। अब कुछ मत करो, आप निकालो। आप ऐसा इसको नंबर कर देता हूं 1 2 और 3, मतलब फॉर्माइल चार्ज कार्बन पर निकालो, ये कार्बन पर। फॉर्माइल चार्ज ऑक्सीजन 1 पर निकालो, फॉर्माइल चार्ज ऑक्सीजन 2 पर निकालो। ये इतना काम करो। देखो निकल गया हुआ कार्बन के एक पर। देखो कार्बन के वैलेंस शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स, अनसेड इलेक्ट्रॉन 0 0 होगा। 4 बॉन्ड बनाया है, तो 8 इलेक्ट्रॉन बाय 2, तो ये 0 आ जाएगा। 1 पर निकाल रहे हैं, 1 पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 0 होगा। अनसेड इलेक्ट्रॉन 4 है, कितना बॉन्ड बनाया है, तो 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन 4/2, तो कितना जाएगा, देखो इस पर क्या जाएगा, ये भी अभी 0 आ जाएगा। 2 पर निकालना है, तो 2 पर देखो कितना बॉन्ड बना, कितना अनसेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अनसेड इलेक्ट्रॉन 6 माइनस एक बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2/2, कितना जाएगा, देखो यहाँ पर कितना जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सिमिलरली इस पर भी निकालोगे ना, तो इस पर भी -1 आ जाएगा, -1। इसलिए कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर आपको याद हो तो कार्बोनेट का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया, ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। सर वही तो उसके असली बाद स्ट्रक्चर। सर ये स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाया, एक बार बता दीजिएगा। ये वाला, हाँ ये वाला स्ट्रक्चर देखो, हम ऐसे ही, हमको पता नहीं था, हम क्या किए ना, ये कार्बन है ना, कार्बन हाँ कार्बन का ऑक्टेट, कार्बन के वैलेंस शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो रेंडमली हम 4 बॉन्ड बना दिए, 2 बॉन्ड इधर बना दिए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। अब तो बॉन्ड अगर कार्बन नहीं बना सकता है। सर अगर हाँ। कार्बन का, अगर एक बॉन्ड के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, अगर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन से भी तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, वो जो हाँ, सिंगल तो बॉन्ड यूज बना। हो रहा है ना यार, यूज हो रहा है ना, इसका 4 इलेक्ट्रॉन, एक एक इसका, एक इस ऑक्सीजन का, एक इस ऑक्सीजन का। बट सिंगल बॉन्ड वाला जो बता रहे हैं, उसमें तो सर फिर 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ऑक्सीजन में सर अगर ये वाला ना, हाँ हाँ ये वाला 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो फिर तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ सर, देखो, पर वो तो बॉन्डिंग में तो वही होता है ना कॉन्सेप्ट यूज। हाँ बॉन्डिंग एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, देखो फॉर्माइल चार्ज का फॉर्मूला लगाना सीख गया, हाँ ठीक।
हाँ सर। अब ये एक्चुअल स्ट्रक्चर तो आपको पता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है ना। नहीं सर। हाँ, हमको ये स्ट्रक्चर इस तरह बनाना था, रैंडमली बनाना था, ताकि मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखे। अगर चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा तो ये तो फिर फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, समझा? ओके, इसलिए हम फिर सर रैंडमली दो बॉन्ड एक वो रैंडमली वो स्ट्रक्चर कैसे बनाए? ये वाला देखो, इधर दो बॉन्ड बना दिया, हाँ वो दो दो समझ बॉन्ड बना गए। दिया। हाँ, एक बॉन्ड इधर बना दिया, एक बॉन्ड इधर बना दिया। अगर यहाँ पे बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन घटा दीजिएगा सर, तो घटा दीजिएगा, ठीक है, घटा दिया। तो घटा दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5, और क्या हो जाएगा माइनस 2/2 जीरो हो जाएगा। पर बॉन्डिंग में तो जब 2/2। हमें तो वो पता नहीं होगा, हम तो जब बनाएंगे वो तो 5 ही रखेंगे ना, एक देखो बॉन्ड देखो एक इधर इलेक्ट्रॉन तो सुनो, बॉन्डिंग। देखो इसमें इसके ज्यादा कॉन्ट्रेडिक्शन है, मत पढ़ो। यहाँ पर आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाना आता है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो जो ये इंडिविजुअल एटम पर जो चार्ज आ रहा है ना, वही फॉर्मल चार्ज है, हाँ सर। समझा? हाँ वही जो आ रहा है ना यहाँ पर फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, एक क्या करो, ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला याद कर लो, और ये आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर तो बनाना आता ही है। हाँ सर। हाँ, अगर जो लॉजिक बोल रहा है ना वहां से करेंगे तो ये भी न्यूट्रल होना चाहिए, ये भी न्यूट्रल होना चाहिए, हाँ तो वहां सर। पर फिर दिक्कत आएगा, फिर -1 +1 चार्ज कैसे आएगा? और आपको पता है कि इसमें +1 और -1 चार्ज होता है। हाँ सर। एक चीज एक और समझो, अमोनियम आयन का, थोड़ा अमोनियम आयन का इसका बनाओ। अमोनियम आयन में ही पता है किस पर चार्ज होगा, बताओ? +1 चार्ज होगा किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन के ऊपर होता है। अच्छा, देखो नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर होता है ना यार। देखो इस मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रल रखना है, तो न्यूट्रल रखना है तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 4 सर बॉन्ड बना देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर ही होगा ना? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन पर आएगा, और फिर फाइनली जब कोवेलेंट बॉन्ड में शिफ्ट करेगा तो फिर तो नाइट्रोजन पर ऊपर आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। देखो हम क्या किए ना, सेंट्रल एटम, इसमें मेनली ध्यान रखना ना, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा कर दिया और निश्चिंत हो गए, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो अभी यहाँ पर अगर इस पर निकालना है नाइट्रोजन का, अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है, फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पर, तो इसके 5 होता है, 5 में एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, फिर तो 9 हो जाएगा, फिर तो दिक्कत होगा। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अभी आपको 0 लेना पड़ेगा इसमें, तो देखो तो 0 माइनस 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन +1। हाँ, अभी देखो इसका अगर यहाँ पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर देगा ना, तो फिर से दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसका ऑक्टेट मेनली इसका ध्यान रखते हैं ना, जब कोऑर्डिनेट हम बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट बना दिए तो फिर तो एक्चुअल चार्ज आपको पता ही लग गया, एक्चुअल चार्ज तो आपको पता ही लग गया ना। तो अभी ये मेनली हम सेंट्रल एटम, जैसे हम कार्बोनेट का भी बनाए थे ना, कार्बोनेट भी अभी बनाए थे, तो क्या किए थे, मेनली सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पर ध्यान दिए थे, इसका ऑक्टेट पूरा कर दिए थे, ऑक्टेट पूरा कर दिए थे कार्बन का। इसी तरह नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा कर दिए, जिसका भी जैसे ओजोन बनाए थे तो मेनली हम सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पर ध्यान दिए, ये सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, और उसके बाद फॉर्मल चार्ज निकालो, सही आएगा। तो इस पर अभी ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, तो 0 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा 8/2। अभी देखो +1 आ जाएगा। हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन का तो आसान है, 0 1 माइनस 0 माइनस 0 आ जाएगा। और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा भी था कि नाइट्रोजन प्लस होता है। चलो इस पर आप ज्यादा टाइम नहीं देंगे, अगर आपको एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट उसका स्ट्रक्चर बना लेना, और जो एटम के ऊपर चार्ज होगा दैट विल बी फॉर्मल चार्ज। फॉर्मूला पूछेगा तो इतना प्रॉब्लम करा दिया तो आपको फॉर्मूला भी लगभग याद हो गया होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस
वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस number Unshared of electron. Number of unshared unshared electron electron. minus half नंबर ऑफ into अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स bonded माइनस electron. Electron. हाफ इनटू Bonded नंबर ऑफ बॉन्डेड Bonded इलेक्ट्रॉन्स। electron. ये फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरी की तरफ, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको वीवीटी बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इस थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स था, इसको एक एक करके लिखना, फिर उसके बाद हम लोग समझते भी चले। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसमें पहला लिख लीजिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, रुक जाते हैं। लिखिए, अकॉर्डिंग टू वीवीटी, according to VVT valence bond theory, comma any atom participate in the process of bond formation, any atom participate in the process of bond formations, any atom participate in the process of bond formation to pair up its unpaired electron, present either in ground state or excited state. To pair up its unpaired electrons present in ground state or excited state. तो ये ध्यान रखना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का करना था, कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है, कोई भी एटम केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों करना चाहता है, ताकि उसके पास जो प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है पेयर अप हो जाए। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या तो ग्राउंड स्टेट में हो सकता है या तो एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करना चाहता है कोई भी एटम, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसलिए तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट लिखो, रुक जाओ, दूसरा पॉइंट क्या है, इसी तरह 5-6 पॉइंट्स है इसका। लिखिए, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place by combination of atomic orbitals. Pairing of electron takes place by combination of atomic orbitals of bonded atom each atom containing one unpaired electron with opposite spin. तो ये सेकेंड वाला पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कि क्या होता है ना, हाँ सर, आगे जाकर पढ़ोगे तो क्या होता है ना, कि हम लोग जानते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दैट इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल।
एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे एटम है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये दोनों, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर अप है तो दूसरे ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका स्पिन डाउन होगा, और ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड फॉर्म होगा। यही बोलना चाहता है ये, कि क्या बोलना चाहता है कि क्या लिखा गया समझ में आ रहा है ना, वो वाला सेकंड वाला पॉइंट। सर एक बार रिपीट कर देंगे सेकंड वाला पॉइंट? हाँ फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, रुक जाओ क्या है, लिख लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। द प्रोसेस, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बाय combination of हाफ फील्ड, वहां पर ऐड कर लीजिएगा, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, combination of half filled atomic orbitals of bonded atoms each containing one unpaired electrons of opposite spin। फिर से बोल दे रहा हूं, pairing of electron takes place by combination of half filled atomic orbitals of bonded atom each containing one unpaired electrons of opposite spin। उसके बाद इसका कुछ मेन पोस्टुलेट्स था जो ध्यान रखोगे, ये तो थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट बोल दिया, इसका मेन पोस्टुलेट्स क्या था ये एक एक करके लिखते चलो। मेन पोस्टुलेट्स, मेन पोस्टुलेट्स एक एक करके लिखते चलिएगा। अगर किसी एटम्स को बॉन्ड बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को नजदीक आना पड़ेगा। अगर किसी एटम्स को बॉन्ड बनाना है तो एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा, इसलिए ये यही पॉइंट लिखना है, लिखिए। फॉर ए कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म, फॉर ए कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म, फॉर ए कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म, कॉमा, फॉर ए कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म, कॉमा, atoms must come closer, atoms must come closer to each other, atoms must come closer to each other, atoms must come closer to each other। जब तक क्लोज नहीं आएंगे बॉन्ड नहीं बनेंगे। इसी तरह दूसरा पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट, atoms must, उसी में लिख लेना, atoms must come close to each other so that their atomic orbitals start overlapping, so that their atomic orbitals start overlapping, atomic orbitals start overlapping। For the formation of covalent bond, atoms must come close to each other so that their atomic orbitals start overlapping, atomic orbitals start overlapping। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, combining atomic orbitals should have combining atomic orbitals, combining, दूसरा पॉइंट, combining atomic orbitals should have पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा ना उसके पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होना चाहिए। और दूसरा लिख लीजिएगा, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना, दूसरा हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होना चाहिए, और दूसरा अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, दूसरा अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए।
देखो ये पहला मतलब पॉइंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑपोजिट स्पिन। हाँ, अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो पहला पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर समझो। पहला पॉइंट ये बोलना चाहता है कि अगर दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो इन दोनों को नजदीक आना पड़ेगा, इन दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना पड़ेगा। इन दोनों ए का एटॉमिक ऑर्बिटल्स बी का एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर ये बोला कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होना चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होना चाहिए, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होना चाहिए और अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर इसका स्पिन अगर अप है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स का स्पिन अप है तो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका स्पिन डाउन होगा और इन दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये दोनों पॉइंट बोला गया है। क्या ये दोनों समझ में आ रहा है? सर हाँ सर। हाँ बोलो। सर अगर सर वो दो इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड में बॉन्ड बनाएगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन था वो किस ऑर्बिट पे घूमेगा इसके बाद किस ऑर्बिट पे घूमेगा, ए का ऑर्बिट पे या बी का? अरे बीच में पड़ा रहेगा, घूमेगा नहीं। ये आगे ना, ये बीच में जैसे ए के साथ ऐसा होगा ना, ये इस तरह होगा। आगे आगे डायग्राम वगैरह बनाएंगे। अरे इतना देखो, ये यहाँ पर बीच में से पड़ा रहेगा, किसी का ऑर्बिट में घूमेगा नहीं। ये बीच में आगे में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जब डायग्राम पूरा बनाऊंगा ना तो वहां पर बताऊंगा कि कैसे कैसे और ओवरलैपिंग होता है, कहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर होता है, नीचे होता है, बीच में होता है। सो अभी यहाँ पर समझो कि ये दोनों जब ओवरलैपिंग किया, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। उसके बाद अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट लिखो। लिखिए नेक्स्ट वन। फॉर ए कोवेलेंट बॉन्ड कॉमा for a covalent bond one atom should have fulfilled atomic orbitals. One atom should have fulfilled atomic orbitals. fulfilled atomic orbitals कहने का मतलब उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हो। ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो one atom should have fulfilled atomic orbitals, comma, which overlap with another other atoms having vacant atomic orbitals. क्या बोला गया देखो यहाँ पर समझो कि कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है तो एक एटम के पास ऐसा होना चाहिए, एक एटम के पास फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होना चाहिए, दूसरा एटम के पास हाँ सर ये कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट लिखा था या कोवेलेंट लिखा था? कोवेलेंट बोला था। कोवेलेंट बोला अच्छा, था अच्छा। आपने। Covalent. फॉर ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट को वहां पर कोऑर्डिनेट बना दीजिए वहां पे। हाँ सर। हाँ, एक एटम के पास फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे एटम के पास
वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होना चाहिए। ये दोनों जब ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इसको नीचे बनाना है तो बना लीजिए, यही बोला गया उसमें। तो चलो आज के लिए मैं ये जो पॉइंट बोला ना, इसी से आगे अगले क्लास कंटिन्यू करूंगा। ये अभी पूरा नहीं हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बार, फिर इसके बाद हम लोग ना स्ट्रक्चर वगैरह का बनाना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। फिर VSEPR थ्योरी है। फिर उसके बाद आगे और जाओगे तो MOT है। अभी ये चैप्टर्स अब मेन इसका थ्योरी पार्ट में इंटर हो रहा है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन थैंक यू। थैंक यू सर।